चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्री में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और GS2 का जब मेंस में आप जब देते हैं बीपीएससी वगैरह में भी, तब वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं उसको मैं आज आपको बता दूंगा कि क्या क्या राष्ट्रपति चैप्टर से पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है आपके देश में, तो कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि सम्मानित पोस्ट है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी जिस प्रकार से आपके परिवार के जो मुखिया आपके दादाजी होते हैं उसी प्रकार से देश में राष्ट्रपति का पद है एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता का यह परिचायक है। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक कौन सा पोस्ट है आपका, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु अगर आप देखिएगा कि वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में ही होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बात है, आलोचना भी हम लोग राष्ट्रपति के पोस्ट को करते हैं कि वह एक प्रकार से केवल रबर स्टंप की तरह कार्य करता है। मेन कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा वास्तव में अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि सारे काम प्रधानमंत्री के माध्यम से ही किए जाते हैं। जो विदेश नीति है या किस देश के साथ बेहतर संबंध करना है स्थापित या कोई भी निर्णय लेना है तो वो प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन मुहर लगाते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से प्रधान कौन होते हैं आपके देश में, राष्ट्रपति होते हैं। यानी देश की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए भारतीय संविधान में उधर हम लोगों ने 51 क तक पढ़ लिया था, 36 से 51 हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व को पढ़ा था, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद 51 को हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य को हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद अनुच्छेद 52 जो है आपका वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान है संविधान में, उसके बारे में। तो भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52, कई बार पूछेगा कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 52 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। यानी भारत में एक पद होगा जो सर्वे सर्वा का पद होगा, वो राष्ट्रपति का होगा और अनुच्छेद 52 के तहत उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे निर्वाचन होगा। ठीक है, निर्वाचन इसलिए चूंकि ये वंशावली या राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इसकी एक कोर कमेटी होती है जो निर्वाचक मंडल होता है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उसमें खास करके संसद के दोनों सदन पार्टिसिपेट करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के जो भी जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं, वो इसमें वोट देते हैं, तब राष्ट्रपति का वहां पर निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अनुच्छेद 52 अति महत्वपूर्ण है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत के पास क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अब आ जाए अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा, तो राष्ट्रपति में। अगर पूछेगा कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब कहिएगा कि निर्वाचक मंडल जो वोट दे, तो वोट कौन कौन से लोग देंगे, क्या आम जनता देती है राष्ट्रपति को वोट, क्या आम जनता खड़ा होती है राष्ट्रपति के पद के लिए, नहीं खड़ा होती है। इसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, कि संसद के कम से कम 50 सदस्य उसका अनुमोदन करते हैं, तब जाकर के कोई राष्ट्रपति के पद पे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो वोटिंग करेंगे उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होंगे, तो दोनों सदन, जैसे 543 आपके
जो कि निर्वाचित सदस्य की संख्या लोकसभा में होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और राज्यसभा जो उच्च सदन है उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 233। चूंकि 12 सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, तो मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मनोनीत मतलब समझते हैं ना, जो चुनाव के माध्यम से नहीं बल्कि उनको चुन लिया जाता है। तो 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको चुनाव से वहां चुना नहीं जाता, मनोनीत कर दिया जाता है। जैसे अभी राज्यसभा में पीटी उषा को मनोनीत किया गया, तो वो खेल जगत की उड़न परी कही जाती है, नहीं धावक थी। तो इसी प्रकार से खिलाड़ी हो, संगीतज्ञ हो, या विशेष वैज्ञानिक किसी क्षेत्र में योगदान हो, इकोनॉमिस्ट हो, तो उनको 12 सदस्यों को मनोनीत यहाँ पर किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है। तो वैसे सदस्य यहाँ पे राष्ट्रपति के वोटिंग में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो लोकसभा के 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन ये भी यहाँ पे वोट नहीं देते हैं। अब कहिएगा एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो जिनका मूल, जो उनके पिता माता भारतीय मूल की होती है और पिता ब्रिटिश मूल के होते हैं, यूरोपीय मूल के होते हैं, तो वैसे लोग एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और इन लोग की संख्या खास करके आप गोवा के तरफ जाइएगा, पुदुचेरी, जहां पे अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था ब्रिटिश काल में, या पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, फ्रांसीसी हो, तो उनमें इनकी संख्या है। तो उनके लिए 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है। अगर चुनाव होगा तो ये जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी संख्या उतनी होती नहीं है, तो प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पे सीट दिया गया था, लेकिन अब शायद इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है 543 और 233, तो लगभग आपका 700 कितना हो गया? 76 के आसपास, नहीं 776 के आसपास यहाँ पे प्रतिनिधि वोट देते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के। उसके बाद राज्य के जितने भी राज्य हैं उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा में जो एमएलए चुन करके जाते हैं, वो भी यहाँ वोट देंगे। और साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा जहां पर है, उसके भी निर्वाचित सदस्य यहां पर क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो कौन कौन से इसके निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए? संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कई बार यह क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन शामिल नहीं होते हैं? उसके बाद विधान परिषद नहीं होता है, विधानसभा होता है, उसके जो सदस्य होते हैं एमएलए वो शामिल होते हैं, एमएलसी यहां शामिल नहीं होंगे। और केंद्र शासित में दिल्ली और पुदुचेरी जिसके पास विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। अब जो इसकी निर्वाचन की रीति होती है वो अनुच्छेद 55 के तहत बताया गया है कि सबका वोट का कीमत अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा, एक विधानसभा का वोट का कीमत, विधायक के जो भी वोट का कीमत अलग होगा, वैल्यू अलग होगा। वही सांसद होगा, उसका वोट का कीमत अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग जो भी मंत्री हैं, विधायक हो, एमएलए हो, राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय जो एमपी हैं, उनके वोटों का वैल्यू अलग अलग होता है। तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए। एक विधायक, जो राज्य का जो विधानसभा के विधायक होते हैं, उनका वोट का मूल्य कितना होता है? राज्य की कुल जनसंख्या। कब की? तो 1971 में, क्योंकि उसी के आधार पर अभी तक सीट का आवंटन हुआ है। अभी फिर आगे नेक्स्ट में आपको 2026 में फिर इसका बदल जाएगा स्वरूप। अभी 1971 की जनगणना के अनुसार ही राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। जैसे बिहार में 243 है, जैसे मान के चलो उस समय बिहार में मान के चलो 4 करोड़ आबादी होगी। ठीक है, तो 4 करोड़ बटे 243 गुने 1/1000 कर देगा, तो यही वोट का कीमत एक विधायक के वोट का कीमत होगा। ठीक है, समझ गए? तो विधायक का अगर आप काट करके निकालिएगा अप्रॉक्स वो निकल जाएगा, समझ गए? तो एक विधायक का वोट का कीमत अलग हो गया। अब कहिएगा 1000 से भाग क्यों दिए? क्योंकि यहाँ करोड़ में है तो शून्य काटने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको छोटा राउंड फिगर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आ जाइए एक संसद का मत। एक संसद का मत कितना होगा? तो सभी राज्य के विधायकों का मत का कुल योग, जो ये अलग अलग राज्य का अलग अलग होगा। अब मान के चलो जहां की आबादी बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो वहां उसका वोट का कीमत भी कम हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे आबादी 4 करोड़ है और यहाँ पर दे देंगे 6 लाख दे देंगे, तो वैल्यू तो घट जाएगा ना। तो उनका वोट का कीमत कम होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी राज्य का विधायक का मत जोड़ देंगे, चाहे वो
पुदुचेरी का है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है, बिहार का है, यूपी का है, सबको जोड़ करके और संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे ये कितना हो गया 776, 543, 233, उससे हम भाग दे देंगे। तो एक संसद का वोट का, एक सांसद जो है एमपी के, सांसद मतलब समझते हैं ना, संसद के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, उनका वोट का कीमत निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लोग अब अपना अपना वोट देंगे और इसमें क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे होता है। यहां रैंक दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई प्रतिभा सिंह पाटिल खड़ा हो गई, एक तरफ खड़ा हो गए, अभी कौन बने हैं, द्रौपदी मुर्मू, एक यशवंत सिंह खड़ा हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि किसी व्यक्ति ने इनको 1 नंबर पे रखा, इनको 2 नंबर पे रखा, 3 नंबर पे इनको रखा, फिर दूसरे व्यक्ति ने इनको 1 नंबर पे रखा, इनको 3 नंबर पे रखा, इनको 2 नंबर पे रखा, फिर तीसरे व्यक्ति ने इनको 1 नंबर पे रखा, इनको 3 नंबर पे रखा, इनको 2 नंबर पे रखा। अब देखिए सबसे ज्यादा 1 नंबर किसको मिला, किसको मिला, 1 नंबर पे रखा है द्रौपदी मुर्मू। अगर ये टोटल जितने भी वोट है उसका 50% प्लस 1 अगर एक राउंड में ही ये पूरा कर लेते हैं तो ये द्रौपदी मुर्मू चयनित हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर एक हो, यहां पे फिर एक हो, तो दोनों बराबर की स्थिति आ गई और 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला तो फिर सेकेंड राउंड होता है। ठीक है, और जो पहले राउंड में छट गए, जो 3 नंबर पे, उनको हटा देगा। जैसे ये मान के चलिए अभी 3 नंबर पे चले गए, यशवंत सिंह यहाँ पे 3 नंबर, चूंकि 2 2 3 है और यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो अब क्या होगा कि यशवंत सिंह हट जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में फिर काउंट किया जाएगा। तो इस तरीका से जिनका कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1 यानी 50% प्लस 1 वोट मिल गया, 50% से ज्यादा वोट मिल गया, वो यहाँ पर राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। एक राउंड में अगर हो गया तो फर्स्ट राउंड में बन जाएंगे, अगर एक राउंड नहीं हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, तो इनको हट के फिर दूसरे बार गिनती होगी। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पे वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं। ठीक है, जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन के तारीख से 5 वर्ष तक वो बने रहेंगे। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनः निर्वाचन की पात्रता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जबकि आपके देश में एक व्यक्ति चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना बार बनना है बन सकता है, लेकिन बनता नहीं है, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति को बनाया ही जाता है। 5 साल या 10 साल पूरा करते करते वो ऊपर निकल लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज तक में सबसे ज्यादा टाइम तक बने रहे, वो 12 वर्ष तक बने रहे थे। 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अब देखिए अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के लिए कहलाए, यानी यहां पे योग्यता क्या क्या होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष से कम आयु में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे ना हो, कोई सरकारी नौकरी अस्थायी नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति लड़ सकता है, भले उसकी पेंशन 1 लाख रुपया मिले, लेकिन अगर आप चपरासी के नौकरी में सरकारी स्कूल में भी हैं तो आप चाहिएगा कि राष्ट्रपति के पद पे खड़े हो जाए, तो सबसे पहले आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसको पहले रिजाइन करना होगा जो आपकी अस्थायी इनकम है। ठीक है, तो ये यहां पे सबसे बड़ी समस्या है। राष्ट्रपति के लिए शर्त क्या क्या है, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, वो भी संसद में 50 व्यक्ति आपके नाम के साथ समर्थन करना चाहिए, और 50 अनुमोदक होना चाहिए जो स्वीकार करेगा कि नहीं इनको बनाना चाहिए, और प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपया जमानत राशि आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी। अगर वो उतना वोट नहीं लाता है, कुछ प्रतिशत है, तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, वो रुपया रिटर्न नहीं होगा, जो जीत जाएगा उसका रिटर्न फिर हो जाता है। यही होता है जमानत राशि। ठीक है,
6% के आसपास रहता है कि टोटल वोट का अगर 6% नहीं लाया तो उसका जमानत भी जब्त हो जाता है। कई बार आप सुनते होंगे कि इस विधायक का जमानत भी नहीं बचा। ऐसे इतना कम राशि होता है 15,000, और जो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहा है तो 15,000 के लिए जान देने वाला नहीं है। ठीक है, वो ऐसे भी लेने नहीं जाता है, जीत भी जाएगा तो वो भी कोई लेने नहीं जाता है। बस एक कहने के लिए है। मुखिया में भी आप 1500 रुपया हार जाता है, थोड़े जमानत भी जब्त हो जाएगा तब भी जो जीत जाता है वो भी लेने थोड़े ही जाता है। नहीं, क्यों नहीं खड़ा हो सकता, खड़ा हो सकते हैं, जमानत जब्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका पैसा जो है जमा हो गया सरकारी खजाना। शर्तें अनुच्छेद 59, वह कोई अन्य लाभ के पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति के पद पे अगर आप चुने जाते हैं तो दूसरा लाभ का पद कोई भी आप धारण नहीं कर सकते हैं। अगर किसी सदन का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा का वो सदस्य है, तो उसको वहां पे सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जैसे द्रौपदी मुर्मू कहीं के राज्यपाल थे झारखंड के, तो उनको वहां से क्या करना होगा, लाभ के पद को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो जो भी भत्ता है, सैलरी है, लगभग 5 लाख के अराउंड अभी सैलरी मिलता है मंथली, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। कोई भी परिस्थिति में जो भी सुविधा है, भत्ता है, उसको कोई घटा नहीं सकता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, और इनको करवाता कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा अनुच्छेद 61, अगर राष्ट्रपति किसी कह सकते हैं कि गलत काम में या देश के खिलाफ कोई काम करते हैं या गलत एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं या कुछ भी, तो उनपे महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 62 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पद रिक्त जब हो जाए तो उसको चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो कैसे लगता है और किस अनुच्छेद के तहत लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा है, महाभियोग राष्ट्रपति पे किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत। कारण, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन। कोई भी संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनपे महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लगने वाला है। ठीक है, और संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, जैसे राज्यसभा में लगा तो राज्यसभा के लगभग 245 सदस्य हैं, उसका 1/4 सदस्य उसको हस्ताक्षर करेगा कि नहीं इस पे लगना चाहिए, तभी वो उनके पास पारित होगा, नहीं तो वहीं पे वो खारिज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रस्तुत इसको किसी भी सदन में किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में इन पे महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। पारित संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य का कम से कम 2/3 मतलब 66% के आसपास अगर लोग इनके खिलाफ पे वोट दे दिए तो इनको महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है या हट जाएंगे, वो स्वतः ही जो है वहां पे क्या कर देंगे, रिजाइन दे देंगे। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। तो राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियां कौन कौन सी है, विधायी संबंधी शक्तियां या कानून बनाने संबंधी शक्तियां। संसद का सत्र आहूत, जब शुरुआत होता है सत्रावसान, जब समाप्त होता है मतलब सत्र का समापन होता है उसको सत्रावसान बोलते हैं। 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसूनी सत्र। 3 सत्र के जो भी समापन के समय राष्ट्रपति रहेंगे संसद में। उसके बाद विघटन, जब 5 वर्ष पूर्ण जाता है तो विघटन हो जाता है। आहूत मतलब शुरुआत करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 के तहत जब भी संसद की आहूत होती है, शुरुआत होती है, सत्रावसान होता है या विघटन होता है तो राष्ट्रपति मौजूद होते हैं संसद में। संसद में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत वो सबको संबोधित करके भाषण दे सकते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अगर कोई मुद्दा पे संसद के दोनों सदन में मतभेद है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति ही दोनों सदन को एक साथ बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। ठीक है, VVI है, कई बार पूछा जा चुका है। कौन जो है संयुक्त बैठक की आहूत करता है,
तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है। विधेयकों पर अनुमति, जो भी विधेयक है, कानून जो बनता है, उस पे अंतिम साइन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति, तभी वो कानून बनता है। और जब कानून बनने, जब वहां पे बैठक नहीं होती है संसद में, जैसे लास्ट 6 मंथ होता है 5 वर्ष पूरने पे, तो बैठक बंद हो जाता है, तो उस समय अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति 6 महीने के लिए कोई कानून बना सकता है। आगे फिर जब सरकार बनेगी तो फिर उसका अनुमोदन संसद में करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 123 एक कह सकते बहुत बड़ा पावर है राष्ट्रपति के पास, जिसके माध्यम से वो लास्ट के 6 मंथ में जब उसका विघटन होने वाला होता है, तो उस समय वो कोई भी कानून बना करके लागू कर सकते हैं। उसमें संसद के पारित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर फिर उसे संसद में पारित करना पड़ता है। ठीक है। ये सारी शक्तियां विधायी शक्तियां के अंतर्गत राष्ट्रपति के आते हैं। उसके बाद आ जाइए कार्यकारी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है? अनुच्छेद 53 के तहत आपको पता ही है, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ही की गई समस्त नियुक्तियां, चाहे वो न्यायाधीश हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़ करके। ठीक है। उसके बाद है ये जो राज्य के न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति ये नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। बाकी जो भी नियुक्तियां, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां हुआ या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुआ, वो सब राष्ट्रपति करता है। तो ये राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। बाकी सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से ही सर्वोच्च नियुक्तियां की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा या उनका शासन भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ठीक है। अब न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है वो देखिए। न्यायिक मतलब कानूनी शक्ति, न्यायिक शक्तियां न्याय से संबंधित। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो जितने भी उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है आपके देश में, और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। क्षमादान की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 72 के तहत अगर किसी को फांसी की सजा भी हो गई है, उस केस में भी राष्ट्रपति माफी उसको दे सकते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है। उसके बाद किसी केस में वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए आकस्मिक शक्तियां, जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, खास करके आपातकाल में, ये कई बार पूछा है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत। यह तब होता है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, लोग हथियार उठा लेते हैं, अराजकता की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जब राज्य में जो सरकार है विफल हो जाता है या किसी की सरकार नहीं बन पाती है, उस स्थिति में अनुच्छेद 356, 4 का गैप है देखिए, 352, 356, 307, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्य में कर दी जाती है। और वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है भारत में, 360, यानी आर्थिक स्थिति जब देश में चरमरा जाएगी उस स्थिति में यह अनुच्छेद लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक लगाया नहीं गया है। ठीक है। तो ये 3 शक्तियां आकस्मिक शक्तियों के रूप में जानी जाती है राष्ट्रपति की। उसके बाद है आपका वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति है आपका धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी जब राष्ट्रपति उसको अनुमति देंगे, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, तभी वह वित्तीय विधेयक जो है, क्या धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 110। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे हर एक कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धन विधेयक 110 के तहत राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जो वार्षिक वित्तीय बजट है पेश करवाने का काम अनुच्छेद 112 के तहत कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि, जो विशेष फंड है आकस्मिक निधि, उससे खर्च किया जा सकता है अनुच्छेद 267 के तहत। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत
राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और वहां से कोर्स को बाय करें। अन्य शक्तियां में देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होंगे। कोई भी दो देश के बीच में अगर भारत समझौता करता है तो उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर अगर पूछे तो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे सीडीएस होता है, ठीक है, उसके नीचे कौन होता है? सीडीएस। अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करने का काम भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां भी है। एक्स्ट्रा शक्ति क्या? निलंबन वीटो, विधेयक या आपत्तियां सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, ठीक है। अगर किसी जो कानून है उसको निलंबन करना है, राष्ट्रपति को आपत्ति है, तो उसको रिटर्न फिर वो वहां पे संसद में भेज सकता है, उसको पारित नहीं करेगा। उसका आत्यांतिक वीटो, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखेगा, और पॉकेट वीटो, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करेगा, वो जेब में रख लेगा उसको, ठीक है। और यह ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा एक डाक विभाग का कोई था कानून बनाने का, तो उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने, ठीक है। और वो डाक विभाग का कोई कानून था। अब देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां, दंड से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, दंड के स्वरूप को कम कर सकता है, दंड की अवधि जो कैदियों को या जो भी है उसको ये कम करा सकता है, सजा को विशेष परिस्थिति में कम कर सकता है, खास करके बीमारी के केस में, और दंड को विशेषकर मृत्यु दंड है उसको अस्थायी रोक लगा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास क्षमादान की महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो आज तक पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आप कुछ जान लीजिए। भारत के तीनों सेनाओं का, ठीक है, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अभी कौन है उपराष्ट्रपति? चलिए, कौन है अभी उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। चलिए, उसके बाद है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। केमें संविधान संशोधन 70वें के द्वारा, पहले दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को यह वोटी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1992 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाएगा पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर। अगर पद खाली हो जाता है, अगर मान के चलिए राष्ट्रपति पदावधि के दौरान ही गुजर जाते हैं, उस केस में 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, तब तक के लिए वह पदभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की पद त्याग या पद हटाए जाने के कारण रिक्त पद का कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है ये राष्ट्रपति के पद को संभाल चुके हैं, और 1969 में 20 जुलाई से 24 अगस्त तक लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 से। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही है एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक बने? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। रामनाथ कोविंद काल के अनुसार 16वां ठीक कार्यक्रम के अनुसार, और व्यक्ति के अनुसार 14वां। और
25 जुलाई 2017 से 2022। वर्तमान राष्ट्रपति 15वां कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि हमें राष्ट्रपति हैं तो 15वां। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके राष्ट्रपति के जो भी क्वेश्चन है वो इससे ज्यादा आपके नहीं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को बाय करें। धन्यवाद।